स्टार्ट करते बेटा। जो आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 8 से। इलस्ट्रेशन नंबर 8 वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एज पर योर सिलेबस जितने क्वेश्चन है। हालांकि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड टेक्निकली गलत है क्योंकि इजी है, क्वेश्चन तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, बट हाँ बुक में जितने क्वेश्चन है कंपैरेटिवली उनके कंपैरिजन में काफ़ी ढंग का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। द फॉलोइंग वाज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड उसके बाद क्या लिखा है देख सकते हैं आप। रिसीट एंड पेमेंट में है कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ये एक बात जो ध्यान देने की जरूरत है जो आपको इस क्वेश्चन में वो है ये बैलेंस जो दिया वो एज पर पासबुक दिया है। इसका मतलब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन है वो पासबुक के हिसाब से, और ये करेंट अकाउंट आपका बैंक बैलेंस होता है बेटा, डिपॉजिट आपका फिक्स्ड एसेट जैसा होता है, ठीक है ना। इन द सेम वे यहाँ भी करेंट अकाउंट है, वही है बैंक बैलेंस, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाकी जो चीज़ें वो एडजस्टमेंट के साथ आएंगी, बाद में देखेंगे। यू आर गिवन विद द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट इज फर्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो आई एम गोइंग टू मार्क द सब्सक्रिप्शन, ये रहा डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, इज दैट ओके? श्योर। नेक्स्ट थिंग अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एटसेट्रा, प्रिंटिंग एटसेट्रा वेयर इज दैट? सो ये रहा प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, आर यू गेटिंग दैट? बोलो। नेक्स्ट क्या है बेटा? चेक्स अनप्रेजेंटेड फॉर रिपेयर, ये रहा रिपेयर, इसको भी मार्क कर दिया मैंने। फिर क्या है? मशीनरी, वो तो एसेट है उसकी तो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा ना, पासबुक मतलब बैंक इंटरेस्ट की बात कर रहा, वो इधर रहा, हाँ या ना? बोलो। एंड व्हाट इज द अदर थिंग? बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, तो ऊपर कुछ नहीं दिया, छोड़ दो उसको। एंड देन नेक्स्ट वन इज द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय, हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 200। तो ऑनरेरियम आपका ये रहा, ये पॉइंट है जो ऑनरेरियम को रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है इसके अलावा और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बाकी किसी एडजस्टमेंट की बात नहीं है। तो अब आप शुरू करोगे, कौन सा क्या करना है आपको इसमें। तो रिक्वायरमेंट इज दैट कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द रेलिवेंट बैलेंस शीट्स, ठीक है ना। ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम सबसे पहले। तो आपको पता है ना इनकम एक्सपेंडिचर के नीचे क्या लिखना होता है? फॉर द ईयर एंडेड ऑन कब? 31 मार्च 2020, ठीक है। इधर क्या होएगा? एक्सपेंडिचर्स, एंड देन दूसरे साइड क्या होगा? इनकम्स। ठीक है, इतना बोलो, चले। तो देखिए पहले एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे पेमेंट से फिल करना शुरू करते हैं। पहले क्या लिखा बेटा? अब आप देख सकते हो ग्राउंड्समैन्स फी, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सिंपल एक्सपेंडिचर है। ग्राउंड्स मैंस फी कितना बेटा? 750। अब आप ऑब्वियसली अमाउंट थाउजेंड्स में, तो आप जहां रुपीज लिखते हो वहां लिख देना इन थाउजेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इसी अमाउंट को लेकर चलूंगा। अच्छा, एक रिलेटेबल एडजस्टमेंट था, दैट वाज बोनस टू ग्राउंड्समैन दैट वाज आउटस्टैंडिंग। ये रहा देखो, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, तो मैं रिलेटेबल है इसलिए यहीं पे लिख देता हूं ताकि भूलने का डर नहीं रहे। तो यहां लिख दे रहा हूं आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंड्समैन। कितना बेटा? तो मुझे लगता है ये भी क्लियर होना चाहिए, है ना। आगे क्या है? नेक्स्ट मूविंग मशीन, मूविंग मशीन वैसे लिखा है, ठीक है, वट एवर द नेम में भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मशीन है, मशीन आपका क्या है? एसेट है, यहां तो नहीं आएगा, बोलो। हालांकि इस पे डेप्रिसिएशन एटसेट्रा वो देखा जाएगा, बट बाद में, वो अभी मतलब नहीं है। नेक्स्ट है रेंट ऑफ ग्राउंड, आएगा नहीं आएगा? रेंट ऑफ ग्राउंड आएगा सर, तो इधर लिख देता हूं विदाउट एडजस्टमेंट है तो टू रेंट ऑफ ग्राउंड, कितना? चलिए, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट 250 आ गया। कॉस्ट ऑफ टी, चाय बनाने की लागत, कॉस्ट ऑफ टीज कितना बेटा? 250 यानी 250 की, यानी 2,50,000 की चाय। एंड यू नो मोदी जी हैं, है ना। फेयर्स 400 रुपये, ठीक है, इतना ओके होना चाहिए मुझे लगता है। नेक्स्ट
चलिए, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, नो डाउट ये सिंपल, इसमें एडजस्टमेंट भी है बेटा। तो प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस कितना बेटा, अमाउंट है 280 का, यू कैन सी दैट। लेकिन एडजस्टमेंट क्या है ये देखते हैं। एडजस्टमेंट है दोस्तों ये रहा, अमाउंट ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। अब एक बात बताओ, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, अब इतने क्वेश्चन कर लियो तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम करेंगे माइनस, तो लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना, और हम प्लस कर लेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर कितना बेटा, 80 रुपीज। ये 100 माइनस होगा, 80 प्लस होगा, तो इट विल बिकम 260 ऑब्वियसली, हाँ या ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, चलिए हाँ जी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, रिसिप्ट फ्रॉम टीज दैट इज योर इनकम। क्या दिक्कत है, तुम बुक को मत छापो यार, देखो ध्यान से देखो, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी मैं कौन सी बात कर रहा था, जिधर था उधर पे ध्यान लगाओ, ठीक है, तुम टेंशन फ्री रहो। देखो इसका कहना था सर रिसिप्ट फ्रॉम टीज भी दे रखा है, तो उसका क्या किया जाए, तो रिसिप्ट फ्रॉम टीज विल डिस्कस अबाउट दैट, क्या टेंशन है। मैं ना तुम लोगों को हेडेक नहीं देना चाहता, तो क्वेश्चन इजीली तुम्हारे से सॉल्व हो जाए वैसा वाला टेक्निक सिखाऊंगा। मतलब बिल्कुल सही है, यू कैन सेट इट ऑफ, कॉस्ट ऑफ टीज और रिसिप्ट फ्रॉम टीज को सेट ऑफ करके लिख दो, बट क्या फायदा है, आप अलग लिखोगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। अब यहां पे भी एडजस्टमेंट था, रिपेयर्स की बात कर रहे हो आप, ध्यान से देखना, रिपेयर्स कितना है बेटा, 400 नहीं 500, सॉरी 500 का रिपेयर्स है। व्हाट इज द एडजस्टमेंट देयर, एडजस्टमेंट इज दैट कि द चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, दैट मींस चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हाँ या ना जवाब दो मुझे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हैव यू एवर लिसन दैट, कहाँ सुना था, बीआरएस पढ़ा था तो बीआरएस में सुना था सर। लेकिन एक बात बताओ, ये डिपेंड करता है ना बैलेंस कौन सा लेके चल रहे, ये बैलेंस है आपका कौन सा बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस है ना, और कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव है तो क्रेडिट बैलेंस है। किसको फॉलो करोगे इसको एडजस्ट करने के लिए, कस्टमर को फॉलो करोगे, और कस्टमर को फॉलो करने का मतलब क्या है, दैट वी हैव डिस्कस, बीआरएस में देख लेंगे, जिसने नहीं पढ़ा बीआरएस में देख लेंगे, टेंशन मत लो। बट इतना जाने की जरूरत कहाँ है बीआरएस में, तो मैं बीआरएस थोड़ी ना बनवाऊंगा तुमसे। सिंपल समझो, ये बैलेंस जो दे रखा है वो पासबुक के हिसाब से दे रखा है। अब ये चेक अगर अनप्रेजेंटेड है तो किसके हिसाब से अनप्रेजेंटेड है, बैंक के हिसाब से, कस्टमर ने तो दे दिया ना पेमेंट, तो कस्टमर के हिसाब से यहाँ 600 का बैलेंस नहीं है, 300 का चेक जा चुका है, ये माइनस कर लेंगे। हमें बैलेंस किसके हिसाब से रखना है, कैश बुक यानी कस्टमर के हिसाब से रखना है, ये याद रखना। और यहाँ पे देखोगे 150 का बैलेंस है और यहाँ 260 का अनप्रेजेंटेड, तो माइनस 260 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये बैलेंस आ जाएगा माइनस में 110, जो कि क्या बन जाएगा, ओवरड्राफ्ट। क्लियर है ना, ये याद रखना है आपको अभी फिलहाल। बट सर यहाँ नहीं, ये तो बैलेंस शीट में होगा ना, अरे बैलेंसेज के साथ जो हेराफेरी करनी है वो कहाँ करेंगे हम, बैलेंस शीट में। अभी फिलहाल क्या है, अमाउंट अनप्रेजेंटेड है, अमाउंट अनपेड जैसा नहीं लग रहा आपको, अगर सामने वाला प्रेजेंट नहीं किया तो उसको एक्चुअली पेमेंट हुआ क्या, तो पिछले वाले ईयर का जो अनप्रेजेंटेड चेक था उसका पेमेंट कब गया होगा, अभी अभी गया होगा, और इस वाले का तो क्या करें अभी, ये जो पेमेंट दिख रहा है 500 रुपए का, इसमें 300 पिछला वाला इंक्लूडेड होगा, जबकि 260 करंट वाला नहीं इंक्लूडेड होगा, हाँ या ना। तो अपने को क्या करना, 300 पिछला वाला तो क्या करेंगे, माइनस, लेस कर देंगे चेक अनप्रेजेंटेड फॉर प्रीवियस ईयर कितना। अब ये 300 पिछला वाला अगर अनप्रेजेंटेड था तो पेमेंट इस साल दिखाया होगा ना बैंक ने, और मेरा पूरा ये रेसिडेंट पेमेंट बैंक के हिसाब से ही तो है, पासबुक के हिसाब से है ना, तो ये 300 हो गया। नेक्स्ट करंट ईयर वाला दिख ही नहीं रहा होगा उसमें, तो ऐड कर देंगे क्या, चेक्स अनप्रेजेंटेड फॉर करंट ईयर, ये क्लियर रहेगा। 260 कितना हो जाएगा बेटा, ये 460। मुझे लगता है इजी होना चाहिए ये इजीली, और अगर दिक्कत लगती है तो थोड़ा सा इसको याद रखने की कोशिश करना एडजस्टमेंट को, ये टिपिकली एग्जाम तक चलाओ, बाकी तो कंसेप्ट आपके साथ है ही। कंसेप्ट तो इतना ही है ना कि प्रीवियस ईयर का नहीं ले जाएंगे, उसको हटा देंगे और करंट ईयर का ऐड कर लेंगे, बस इतना ही है, जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके श्योर। नेक्स्ट वाला बताओ, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम पढ़ो एक बार, देखो ऑनरेरियम के बारे में।
और हालांकि ऑनरेरियम का मतलब तो मैं बताया था, द पर्सन हु इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द और एनपीओ एंड स्टिल ही इज गेटिंग अ रेगुलर पेमेंट, दैट विल बी नोन एज ऑनरेरियम। भाई एम्प्लॉय होता तो सैलरी जाता, एम्प्लॉय नहीं है उसको फिर भी पेमेंट जा रहा, तो उसको बोलते हैं ना सम्मान राशि काइंड ऑफ, ऐसे तो वही ऑनरेरियम है, वर्ड भी वही है, तो ऐसे में उसको बोलेंगे ऑनरेरियम। अब ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कितना दे रखा है बेटा, लेकिन ईयर जरा ध्यान से देखो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन से ईयर का है, पिछले साल का है। कौन से ईयर का है, पिछले साल का है, हाँ या ना। और आपको कौन से ईयर का दिखाना है, और करेंट ईयर के हिसाब से कहता है ना कि 31 मार्च 2020 में क्या डिसाइड हुआ है, 200 से बढ़ गया है, कितना हो गया, ठीक है। यानी ये जो ऑनरेरियम पेड है, चलो मैं यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, ऐसे तो मैं डायरेक्ट 600 लिख सकता हूँ, बट दैट विल बी द रॉन्ग वे ऑफ प्रेजेंटिंग, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाने जाओगे तब दिक्कत होगी, एडजस्टमेंट खोजना पड़ेगा फिर से, तो ऐसा लिखो ना एडजस्टमेंट खोजना ना पड़े। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑनरेरियम, ऑब्वियसली पूरा नहीं लिखूंगा, टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, वो आप एग्जाम में लिखना। तो कितना बेटा यहाँ पे 400, लेकिन यू ऑल नो कि ये पिछले साल का है, तो मैं लास्ट ईयर वाला क्या कर दूंगा, तो ऑब्वियसली अगर पिछले साल का इस साल पेमेंट हुआ तो पिछले साल क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग, क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, कितना था आउटस्टैंडिंग, 400 माइनस हो जाएगा। और सर करेंट ईयर का कितना हो जाएगा, 600, कितना पेड है करेंट ईयर के लिए, एक भी रुपए नहीं पेड है, जो पेमेंट है 400 का वो कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का। करेंट ईयर का कितना पेड है, अरे सर कहां पेड है, तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर पूरा पूरा 600। अब अल्टीमेटली यू विल गेट कितना, 600। डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा सर, अगर डायरेक्ट लिख देता बेटा ना तो ये एडजस्टमेंट तुम्हें फिर बाद में खोजना पड़ता बैलेंस शीट बनाते वक्त, इसलिए इस तरह लिखो, तुम्हारे लिए इजी होगा। देखो यू आर नॉट गोइंग टू राइट अ बुक, बुक का ऑथर नहीं बनना है तुम्हें अभी फिलहाल, अभी फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करना है ना। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी लाइक कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसा लिखना है कि एक बार में आपको क्लियरली समझ में आए और आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको आइडेंटिफाई करना, ना कि एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर की कन्वीनियंस को सेकेंडरी रखोगे, पहले आप अपने हिसाब से बनाओ। एग्जामिनर के लिए क्या टिपिकल है इसमें, एग्जामिनर के लिए कोई टिपिकल नहीं है, हाँ या ना, उसके लिए भी बल्कि कन्वीनियंट है। आप लेकिन अपने बारे में सोचो कि आप फुल एंड फेयर प्रेजेंटेशन दोगे तब जाके आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ऑनरेरियम के बाद बेटा बाकी तो बैलेंस है, जब वो देखेंगे बाद में, और जो इनडायरेक्ट पॉइंट्स है वो बाद में लाऊंगा। अब मैं ले चलता हूँ रिसिप्ट से इनकम को फिल करने। पहला रिसिप्ट दिख रहा है मुझे बैंक इंटरेस्ट, जो इनकम में जाएगा, बाकी तो ये बैलेंस है ना, इनकम में जाएगा बैंक इंटरेस्ट, ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा, बैंक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या करूंगा, बाय बैंक, कितना बेटा बैंक इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट था, याद करो क्या था, नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, दैट मीन्स वी हैव अर्न द इंटरेस्ट बट पासबुक में ऐड नहीं हुआ। तो अपने को तो पता है ना इंटरेस्ट अपना है, अपना इंटरेस्ट है ना, कौन सा इंटरेस्ट है ये, अक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, जो रिसीव नहीं हुआ है अक्रूड इंटरेस्ट, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड ऑब्वियसली दूसरा एडजस्टमेंट क्या होगा, ये कहां जाएगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, याद रखना अक्रूड इंटरेस्ट कितना है बेटा, 20 रुपीज, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, 50 रुपीज। आई होप दैट यू हैव गॉट दैट, क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे बताओ उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट के बाद देख लेते हैं सर, इंटरेस्ट के बाद क्या था, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ऑब्वियसली यहीं पे ले आएंगे, तो मैं केवल सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, बाकी आपको पता है, क्योंकि इतना लिख के क्या होना, आपको समझ में आना चाहिए ना, एग्जाम में शॉर्टकट मत लगाना यार, पूरा लिखना, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन लिखना। कितना है सब्सक्रिप्शन, 2600। एडजस्टमेंट में केवल और केवल आउटस्टैंडिंग बोला है, पहला एडजस्टमेंट यही था, देखो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन ड्यू प्रीवियस ईयर का 150, करेंट ईयर का 100। अब आप मुझे बताओगे सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हाँ या ना, और प्रीवियस ईयर वाला क्या करोगे, तो लेस कर दिया, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना बेटा, और प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर कितना बेटा, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट हियर, यानी 2550। बहुत अच्छे, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, रिसिप्ट फ्रॉम टी, चाय बेचकर कमाया मोदी जी ने कितने, 3 लाख, मतलब 300 यहां पे बोलना, बाय
अरे मोदी जी को इग्नोर करना है तुम लोग। पता चला मोदी जी का कोई फैन होगा, कहेगा ऐसे कैसे आप चाय बेचने वाला। मोदी जी खुद भी बोलते हैं चाय बेचता हूँ, कोई टेंशन नहीं। कितना चलिए नेक्स्ट बताइए। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, आप इसको भी सेट ऑफ कर सकते थे, फेयर्स था ना, उससे कंट्रीब्यूशन सेट ऑफ करके लिख सकते थे। लेकिन मेरा मन, मैं सोचता हूं आपको कन्वीनियंस फील हो, क्यों सेट ऑफ करने जाओगे। ठीक है, कहीं गलती से इधर उधर कर गए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो बाय कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स कितना, 100 रुपये। 100 रुपये वापस मिल गए, तो आप चाहो तो वहाँ 300 लिख दो। लेकिन मेरे हिसाब से ये कन्वीनियंट है, यहाँ सेट ऑफ के चक्कर में पड़ोगे गलती होने के चांसेस हो सकते। भाई देखो, मैं तुम लोगों पे अगर बोलूँ भरोसा, तो भाई भरोसा नहीं है ना, सीधी बात है। भरोसा क्यों नहीं है, अगर भरोसा कर लिया तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। भाई अगर मैं तुम्हें मान लूँ तुम अच्छे बच्चे पढ़ के आते हो, तुम ही लोग हंस रहे हो, है ना, अच्छे बच्चे हो पढ़ के आते हो, है ना। अभी इस पे हंसी आ रही है ना, देखो मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, अच्छी बात है। तो बेटा तुम्हें पता है कि कई बार ऐसा करते हो तुम लोग कि नाक कटाने वाला पूरा काम, मतलब सब कुछ मौका दस्तूर सब कुछ मिला हुआ, लेकिन मन नहीं कर रहा पढ़ने का, है ना। किसी भाई की सगाई में चले गए, है ना, हाँ वही जो भी है, कभी किसी भाई का बर्थडे मनाने चले गए, और कभी तबीयत खराब हो जाती है, सो कॉल्ड तबीयत खराब, कभी बैठे बैठे चक्कर आते, दुनिया हिलती दिखाई देती है। अब ये सब जो कारण है ना, कई बार ऐसा होता है, देखो ये एक्सक्यूजेज भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, भाई झूठ भी बोल सकते हो सच भी बोल सकते हो, ये मैं नहीं कहता, मैं इसमें नहीं जाता। बट चाहो ना चाहो कई बार पढ़ाई मिस हो जाती है, हाँ या ना। तो तुम्हारे पे इतना भरोसा तो नहीं कर सकता कि तुम एकदम कंसेप्ट से चिपके रहोगे। रिस्क नहीं लेने का है एग्जाम में, जितना कम से कम रिस्क लोगे उतना सेफ रहोगे। अब आप सोचो ना, एग्जाम में कितने मौके, अभी तो यहाँ पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्लास में हो टेस्ट दे रहे हो कोई दिक्कत, मौके मिलेंगे बार बार। एग्जाम में केवल और केवल तुम्हारे लिए एक मौका है, अगर वहां से फेल हो गए, हाँ ये नहीं कह रहा अटेम्प्ट तो तुम देते रहो जिंदगी भर बिता दो, लेकिन क्या जिंदगी भर फाउंडेशन में बिताना है, एक बार में क्लियर करना है ना। और एग्जाम पेपर सबमिट, कॉपी सबमिट करने का केवल एक मौका मिलता है, उसके एक बार सबमिट कर दो, उसके बाद कहोगे अरे यार याद आ गया ये तो सही करना था, लो लो कॉपी दे दो, दे देगा एग्जामिनर, दे देगा तुम्हें कि कॉपी ले लो सही कर लो, बेटा तुम तो अच्छे बच्चे हो, पढ़ लिख के आते थे। बेटा तुम दोनों किडनी निकाल के उसको दे दोगे ना, तभी भी वो नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज है, ये ध्यान देना इस चीज पे। एग्जाम में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मौका नहीं मिलेगा, तो यहीं पे जो करना है करो, ऐसा करो ना कि गलती का चांस ना हो। तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास गलती के चांसेस 0 होंगे, मुझे पता है कि वो इतना कंट्रोल में करके कर लेंगे, लेकिन अगर वो भी रिस्क ना ले तो क्या दिक्कत है जिंदगी। अभी यहाँ करना है जैसे करना करो, एग्जाम में रिस्क मत लेना, वो एग्जाम के पैटर्न को समझा रहा हूँ कि कैसे लिखो तो ज्यादा सही है। ठीक है, इस भाई का डाउट था इसलिए मैंने बताया कि सर सेट ऑफ करके क्यों नहीं लिख रहा हो, इसीलिए नहीं लिख रहा बेटा, बाकी लिख दोगे तो गलत नहीं है, सही है, मॉड्यूल में लिखा होगा बिल्कुल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स के बाद सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना, 80 रुपीज, कितने का था, और नहीं बताया सर, जितने का था उतने में बेच दिया, यही अजम्पशन है। अरे 80 रुपीज का 80 रुपीज में बेच दिया, यही अजम्पशन, इससे ज्यादा अजम्पशन लेने की हमारी हिम्मत नहीं है भाई। अब एक बात बताओ, अगर कॉस्ट नहीं दिया तो क्या मान लोगे, कॉस्ट पूरा बेच दिया। अभी मैं सीएमए फाउंडेशन की बुक में देख रहा था, तो उसमें ऐसा अजम्पशन लिया था कि 1800 का फर्नीचर था, 1800, वो 1800 ही दिखा था वहां पे, 2000 का था, 200 रुपए डेप्रिसिएशन के बाद बचा 1800, और डेबिट साइड में लिखा था सेल ऑफ फर्नीचर 600 या 300 ऐसा कुछ लिखा था। अब बुक में क्या जम्पशन लिया कि वो पूरा 1800 वाला 300 या 600 जो भी था, सेल पे 600 लगा लो, 600 में बेच दिया। क्यों मेरे भाई, जब क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा है कितने का था कितने में सेल किया, तो आप क्या मानोगे, 600 वाला 600 में बेचा है, बाकी 1200 बैलेंस में जाना चाहिए। अभी 1200 वो लॉस मान रहा है, 1200 लॉस मान रहा है, अरे इतना भी नियर अबाउट में अमाउंट होता, लाइक 1800 का था 1500 में बेच दिया, तो लगता है जम्पशन ठीक है, चलो 1800 वाला 1500 में बेच दिया होगा। अभी 1800 का 600, इतना लंबा डिफरेंस, मतलब 1200 का लॉस है कि तुम फर्नीचर बेच दोगे, चोरी करके लाए थे क्या? तो मतलब अजम्पशन थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए। तो 80 रुपए का था, 80 रुपए में बेच दिया, ऑब्वियसली अमाउंट थाउजेंड्स में, तो वी आर इग्नोरिंग दैट। तो 80 रुपए का था, 80 रुपए में बेच दिया, यहाँ कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो ये बैलेंस शीट का आइटम हुआ ना, यहाँ से तो मतलब नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट बताओ, नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट,
क्या है ये? सिंपल आपका इनकम है, तो यहां लिख देंगे बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट। कितना बेटा? इसके अलावा do you have any direct point? Donation for forthcoming tournament, that is sir what? A special donation. Donation for forthcoming tournament, what is that? Special donation. कहाँ जाएगा? Liability में, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना, वो देख लेंगे। डायरेक्ट पॉइंट इतने ही थे। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे के रिगार्डिंग बात करते हैं अभी, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया। अब फोर्थ बचता है, किसके रिगार्डिंग है भाई? वो मशीन की वैल्यू है। देखो मशीन की वैल्यू पहले कितनी थी बेटा? अच्छा मशीन पे हमें क्या चाहिए? मशीन जाता है क्या पीएनएल में, इनकम एक्सपेंडिचर में? नहीं जाता ना, क्या जाता है? डेप्रिसिएशन जाएगा। तो डेप्रिसिएशन दिया तो नहीं है, तो मतलब नहीं होगा ना फिर, तो डेप्रिसिएशन होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से, पहले मशीन कितने का था और खरीदा कितने में? 1500। कितना हो गया बेटा? 800 और 1500, सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो। 2300। 1500 और 800 मिला के 2300 हो गया। 80 रुपए का बेच दिया, कितना बचा बेटा? अरे इक्विपमेंट हो या मशीनरी एक ही बात है यहाँ पे। 2200, यानी तुम्हारे पास बचना चाहिए 2220, ये बचना चाहिए था। बच कितना रहा मेरे भाई? बाकी कहाँ गया? डेप्रिसिएशन ही तो हुआ। सो एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन कितना आया? चलो अभी मैं इसका वर्किंग नोट बना देता हूं, देखो फिलहाल। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑब्वियसली, लेकिन 470 है ये। देखो डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट देखो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 800। ऐड कर दिया इसमें क्या बेटा? परचेजेज ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? परचेजेज ऐड कर दिया। कितना? 1500 को ऐड कर दिया, हाँ या ना? 1500 का परचेजेज ऐड हो गया। इसके बाद क्या था बेटा? लेस कर दिया 80 रुपीज का सेल। 80 रुपीज का सेल। व्हाट इज द बैलेंस? 2220 एंड देन लेस कर दिया क्लोजिंग बैलेंस, हाँ या ना? क्लोजिंग बैलेंस मैंने माइनस कर दिया कितने का? 1750। और आपका आ गया डेप्रिसिएशन फॉर दैट पर्पजेज कितना? 470। यू आर गेटिंग दैट? तो ये है वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन निकालने का, जो कि काफी इजी है मेरे हिसाब से। अब आपका ये अकाउंट आई गेस कंप्लीट हो गया, इफ यू रिमेंबर दैट, कि इतने से ज्यादा कुछ तो था नहीं, सब कुछ मैंने एडजस्ट करा दिया। अब आप जो डिफरेंस बताओगे वही आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट या लॉस, सॉरी सरप्लस या डेफिसिट। प्रॉफिट लॉस नहीं, सरप्लस आ रहा है, कह रहा है भाई सरप्लस आ रहा है, तो बताओ कितने का सरप्लस आ रहा है? 40 रुपीज का। तो 2 सरप्लस 40 रुपए का, ठीक है बेटा इतना। अब अपने को किधर जाना है सर? अपने को जाना है बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले कौन सा बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट जाना है। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? जस्ट टू गेट द ओपनिंग कैपिटल फंड। तो भाई हमें पहले बनाना है बैलेंस शीट, कब का? एज ऑन, अब 31 मार्च बोलो या 1 अप्रैल बोलो, दोनों का मतलब क्या है? तो 2019 लिखना, 20 मत लिख देना, ऐसा गलती है बोला अब ना, गड़बड़ हो जाएगा फिर पूरा काम, ठीक है ना? तो इधर आ गया क्या? लायबिलिटीज, देन ठीक है बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट है तो कौन से बैलेंसेज को देखेंगे? यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेज को देखेंगे। ओपनिंग बैलेंसेज क्या है? सबसे पहले देखो रिसीट एंड पेमेंट में जाओ, फटाक से रिसीट एंड पेमेंट में जाओ और देखो कैश इन हैंड कितना है? ओपनिंग वाला। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से आएगा। और ये कैश एट बैंक जो है ना,
डिपॉजिट वाला और ये करेंट अकाउंट वाला, ये तीन चीजें देखेंगे हम। देखो ध्यान से लिखेंगे पहले तो, टेंशन फ्री रहो और देखो ध्यान से। इधर आ जाएगा कैश इन हैंड कितना, फिर लिखेंगे कैश एट बैंक। करेंट अकाउंट याद रखना कितना करेंट अकाउंट, सर वहां तो 600 है, लिखेंगे कितना 300। जस्ट स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन के मैंने तुम्हें बताया था क्या जो चेक्स अनप्रेजेंटेड है ना 300, वो बैंक में अनप्रेजेंटेड है, मेरे हिसाब से तो जा चुका है ना भाई, वो पिछले साल का ही पेमेंट था। ठीक है, तो 300 यहां पे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। कैसे लिखा 300, 600 माइनस 300, कोई दिक्कत। आगे क्या था, डिपॉजिट, डिपॉजिट था ना, डिपॉजिट कितने का था बेटा 2230, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना, ये ठीक है इतना। तो ये ओपनिंग बैलेंसेज में से ये तीन चीजें आ गई, बोलो। अब इधर तुम्हें रिसिट एंड पेमेंट में कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा इधर लिख रखा है, ये वाला डेट पकड़ के चलो ना, बात खत्म है। और एक तुम्हें ऑनरेरियम का मिलेगा, ये वाला देख लो यहाँ पे, वो तुम अगर यहाँ नहीं देखते हो ना काम चल जाएगा दोस्त। ये जो तुमने बनाया ना, इसमें तुमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए एक्सेप्ट मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस, तो मशीनरी का लिख लो ना यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस कितना था 800, बात खत्म, हाँ या ना। ये खुद भी बता रखा था, इसको तुम निकाल के थोड़े ला रहे हो। लेकिन बाकी चीजें देखो, सब पहला क्या था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट है लायबिलिटी है, हाँ हाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है, लायबिलिटी नहीं बेटा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है, ये इनकम आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, एसेट होगा, कितने का 150। ओपनिंग बैलेंस यानी लास्ट ईयर का बैलेंस बताने का है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, तो आउटस्टैंडिंग ये लायबिलिटी होगा ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या होगा, लायबिलिटी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग कितना बेटा 100 रुपीज। देख सकते हैं आप, ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है, हाँ या ना। उसके जस्ट नीचे तीसरा पॉइंट क्या था, वो तो हो गया खत्म। उसके बाद क्या था चौथा पॉइंट, वो आपने लिख लिया। पांचवा पॉइंट वो था ही नहीं ना, ओपनिंग में था ही नहीं, और बोनस नहीं था। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम तो था, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम था, याद करो कितना था बेटा। अगर आपको यहां नहीं दिखाई दिया तो आप सीधा चले जाओ रिसिट एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर देख लो। ऑनरेरियम था तुम्हारा कितने का बेटा 400, वो पिछला पूरा ही आउटस्टैंडिंग था जिसका पेमेंट इस साल दिखा रखा था रिसिट में। आप इनकम एक्सपेंडिचर में रेफर कर सकते हो, आपको सारे एडजस्टमेंट इजीली मिल जाएंगे। कुछ और भी था क्या, कुछ और भी था क्या, तो अभी क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में, एंड कैपिटल फंड कितना आएगा बताओ मुझे, कैलकुलेट करो सारे बच्चे। नाइन नहीं आएगा, देख लेना 3080 ही आएगा, 90 आ रहा है बताओ, ये आ रहा है। चलो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, लेकिन ये मेरा मेन बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट कौन सा मेन होगा, यानी 31 मार्च 2020, हाँ है ना, बैलेंस शीट। एंड आगे लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020, कोई दिक्कत। चलो बेटा, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो जब बैलेंस शीट बनाने जाओ ना तो सबसे आसान काम क्या करो, जो ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट में ना पहले उसी को लिखना शुरू करो और वैल्यू चेंज कर दो। आधा काम, आधा क्या 90% काम तो वही होगा, दो तीन बातें बढ़ेंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कैश इन हैंड। अब क्लोजिंग वाला कैश इन हैंड कितना दे रखा है 250 हो गया। सर कैश एट बैंक की जगह क्या आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। यहां ध्यान देना, यहां गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे आ गया, सर आपको पता है ना कि आपका जो 260 का अनप्रेजेंटेड चेक था, लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस केवल 150 रुपए का था, तो माइनस में 110 आ गया आपका बैंक बैलेंस।
अनप्रेजेंटेड चेक वाला जस्ट वैसे ही ट्रीटमेंट करना जो अभी शुरू में समझाया था। तो 110 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, ये नया नहीं है आपके लिए, अभी समझाया जस्ट। इसके बाद क्या था तीसरा, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स के साथ कोई पंगा नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा डिपॉजिट्स 3090 ओके है ना, होना चाहिए इतना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर बिल्कुल सीधी बात है, मैं कोई रिस्क लेने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दो, कितना 100। मशीनरी एंड इक्विपमेंट की वैल्यू देख लो। अब आप इसके लिए वर्किंग नोट थोड़े ना बनाओगे, डेप्रिसिएशन माइनस ये सब, भाई वो खुद दे रखा 1750, डायरेक्ट छापो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इतना हो गया। अभी लाइबिलिटी साइड में दो तीन बातें और थी। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है बेटा, 80 है क्लोजिंग वाला। एंड आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम भी था, हाँ बिल्कुल सही बात, 600 था। ये आप अगर यहां फंस रहे हो तो भाई साहब एक बार रेफर कर लो, किधर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेफर कर लो। कितना ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग था, 600 रुपए। इतना मुझे लगता है ओके होना चाहिए, यहां तक दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है बेटा, अक्रूड इंटरेस्ट है, बिल्कुल। रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट है कितने का, 20 रुपीज का। कुछ और था क्या, कुछ और हो तो बता देना मुझे। एसेट के लिए या लायबिलिटी के लिए डायरेक्ट पॉइंट में कुछ और हो तो बता दो मुझे। एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख लो, ये रहा सामने, कहीं भी करेंट ईयर का कुछ है देख लो। वापस जाता हूँ फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट वाला जाता हूँ बेटा। इसके अलावा यहाँ कुछ है नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रह गया। सर एक बार इन रिसिप्ट एंड पेमेंट देखो, कोई भी पॉइंट रह गया हो तो बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट रहता है ना, बाकी सारी चीजें आपने लिख ली, यही रहता है हाँ या ना। तो यहां लिखेंगे हम, किधर लिखेंगे वैसे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, कितना 10,000 1,000 कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आउटस्टैंडिंग, भूल गए तुम लोग, ग्राउंड्समैन बोनस। एक सेकंड, कितना बेटा, 300 रुपये। तो ये 300 आउटस्टैंडिंग बोनस का हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद क्या था, हाँ अब जो भी है वो कैपिटल फंड का ही खेल है और कोई चीज़ बाकी नहीं है भाई, सब कुछ लिख दिया आपने, देख लो। अब रह गया कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड कितना था एक बार बताओ मुझे। कैपिटल फंड जो था ओपनिंग वाला, अभी थोड़ी देर पहले ही मिला है आपको 3080। इसमें ऐड कर दो आप सरप्लस, सॉरी ऐड कर दो सरप्लस। कितना सरप्लस आया था, तो आपके इस क्वेश्चन में 40 रुपए का सरप्लस आया था, सरप्लस आ गया 40 रुपए। डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड हियर, नो अदर देन दैट वी डोंट हैव एनीथिंग। तो यहाँ आ जाएगा 3120। नाउ द बैलेंस शीट्स विल बी टैलीड। अभी मुझे लगता है ये इक्वल आना भी चाहिए और आएगा भी। आर यू गेटिंग एनी डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है क्या, कितना है टोटल, 5210। क्रॉस चेक कर लेना बाकी बच्चे, 5210 दैट इज द टोटल। और पिछले वाले बैलेंस शीट का टोटल मैंने लिखा नहीं, वो आप लिख देना, क्योंकि देखो वो इजी चीज़ है, वो कर सकते हो। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, जस्ट अ सेकेंड बेटा।
हालांकि ये आपको खुद करना है और इजीली यू कैन कैरी आउट, इजीली हो जाएगा आपसे, कोई इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली बात तो नहीं आएगी, ठीक है, दैट इज़ क्वाइट इजी, अभी आप बना सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये था आपका, ठीक है, और बैलेंस शीट अगर आप चाहते हो स्पेशली बैलेंस शीट का, तो ये रहा। ठीक है, सो विल गो विद दैट। ये आपका 8th इलस्ट्रेशन हो गया मेरी तरफ से, ठीक है। नाइन्थ की अगर आप बात करोगे, 9th इलस्ट्रेशन, सर देखो ये इजी है, ये इलस्ट्रेशन इजी क्यों है, देखो आपको 8th जो आपने किया है उससे तो कंपैरेटिवली इजी है यार। देखो क्वेश्चन देखो, आपके लिए कन्वीनियंट है ये, एडजस्टमेंट्स आपके इजी हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा जुगाड़ एडजस्टमेंट नहीं है। जो 2-4 बातें ध्यान देनी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जस्ट लिसन टू मी। एडजस्टमेंट में पहला क्या है, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, यू नो हाउ टू ट्रीट दैट। अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या करोगे, लास्ट ईयर वाला माइनस करंट ईयर वाला ऐड, कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेम है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट है, उस पर हिडन है एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। ये क्या है, इंटरेस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। अब आपको और हेडेक नहीं लेनी है, इंटरेस्ट अक्रूड कितना है, तो कितना ऊपर लिखा होगा, मुझे लगता 1500, कितना दिया है, लिखा नहीं है। सो रिसीव तो होना चाहिए ना यार। अच्छा ये लिखा तो है इंटरेस्ट, अरे वो कैश में आया ना, तो पिछला वाला 500 जो अक्रूड है वो इस साल मिला होगा, इस साल वाला माइनस ऐड हो जाएगा, पिछला वाला माइनस हो जाएगा, तो बराबर ही आएगा ना 2000, ठीक है। वो फिक्स डिपॉजिट दिख रहा था, इंटरेस्ट नहीं दिखा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, वही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यू नो, पिछले साल वाला क्या करोगे, ऐड करोगे। अरे पिछले साल प्रीपेड था तो करंट ईयर का हुआ ना, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और करंट ईयर में प्रीपेड है तो नेक्स्ट ईयर का हुआ ना, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर एसेट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है, लाइब्रेरी बुक एसेट है। अब इस पे आपको क्या करना, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, देखो 10% किसके ऊपर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर। और बुक्स की जहां तक बात करोगे तो बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस है ये 5250। बुक्स पहले कितने का था, 5000 का, खरीदा कितने का है, 1000, कितना होता बेटा, 6000, बच कितना रहे, तो डिफरेंस 750, 750 क्या हो जाएगा वो तुम्हारा, डेप्रिसिएशन। तो ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपको करके आना घर से, ठीक है, चीटिंग नहीं करना यहाँ से। कुछ ज़्यादा ही वर्किंग नोट बना दिया यार, इतना तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलो ये रिवर्स क्वेश्चन है, जहां इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है और आपको क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट। तो आई गो विद दैट, बात करता हूं मैं, पहले एक बार आगे का क्वेश्चन देख लेता हूं। ठीक है, 11th क्वेश्चन में क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, ये भी रिवर्स क्वेश्चन है। इनफैक्ट बैलेंस शीट भी दे रखा है, केवल और केवल रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, एंड आई होप सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांगा है, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन है जिसमें रिवर्स क्वेश्चन है। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ दोस्त, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का है। इनकम एक्सपेंडिचर भी है, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अभी तक क्या था, रिसीट पेमेंट था, इनकम एक्सपेंडिचर बना था, तो रिवर्स क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं इसको, बात करते हैं। और एक लास्ट जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12, दैट इज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए देखो ये है क्वेश्चन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छा खासा इसमें एडजस्टमेंट है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। और ये लास्ट है, तो मैं आऊँगा रिवर्स क्वेश्चन पे, लेकिन एक बार पहले होमवर्क डिसाइड कर देता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ पहले इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल का नहीं होने वाला, सेकंड आपने शायद कर लिया था, सेकंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, इजी था ये,
और शायद आपसे ही करवाया था। थर्ड वाला अब हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स आपने किया। हाँ, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर सॉरी रेसिट एंड पेमेंट प्रॉपर बनाया नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन है। क्या कर लोगे रेसिट एंड पेमेंट? बना लोगे, मांग भी रहा है और बना भी लोगे, सिंपल यहाँ पे रेसिट एंड पेमेंट बन जाएगा। तो रेसिट एंड पेमेंट बनाओगे एंड यू हैव ऑल दीज एडजस्टमेंट्स एंड यू हैव टू गो फॉर दैट। तो थर्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इनफैक्ट सेकेंड कर रखा है, थर्ड होमवर्क है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 अब मैं कराऊंगा, और 3 क्वेश्चन ऊपर रह गए इलस्ट्रेशन के, तो आई विल स्टार्ट विद दैट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे, ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इन दो जो भी टॉपिक आपके रिमेनिंग है इस पे, ये आपका जो 10th क्वेश्चन है ना, रेसिट एंड पेमेंट इसी में बनाना है ना, ये 10th क्वेश्चन का वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। सो अगर आप उससे भी रेफर कर लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स कोई तो रिवर्स करना, बाकी तो कोई मतलब नहीं होता। एंड उसके बाद ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ना इलस्ट्रेशन नंबर 12, उसका भी वीडियो अपलोडेड है, तो उसको आप वहाँ पे दोबारा देख लेना। अभी जो क्लास में करा के भेज रहा हूँ वो तो ठीक है, वो वीडियो को भी दोबारा देख लेना, जो आप लोग जो लोग क्लास में बैठे हो, ठीक है। जो नहीं बैठे हो भगवान भरोसे चल रहे। अब जो छुट्टियों पे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, वो लोग तो देख लें तो अच्छी बात है, उनकी मर्जी है। पर आपको, आप ये मत बोलना ये वाली रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी जो आज की क्लास की है। हाँ, ये प्रीमियम है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ठीक है। और 18% GST भी लगेगा इस पे। बदमाश। अरे जब ये वाला जो है तुम लाइव क्लास में ले रहे हो तो तुम क्या करोगे इसका, ठीक है। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 2020 फॉर द ईयर 2020 इज एज फॉलोज, ठीक है। ये इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है एंड हियर आर सम एडजस्टमेंट्स जो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग है। फिर सैलरीज के रिगार्डिंग दे रहा, पढ़ लो एडजस्टमेंट। ये देखो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट ये बॉक्स के अंदर है सैलरीज का एडजस्टमेंट ये रहा, क्या लिखा है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना, एंड एंड ऑफ द ईयर 450। बिगिनिंग में है 400, एंड में है 450। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 60 रुपीज। ऑडिट फी ऑफ फॉर रुपीज 2020 इट इज येट अनपेड, मतलब अभी भी ऑडिट फी पेमेंट नहीं हुआ। कौन से ईयर का? करेंट ईयर का। एंड ड्यूरिंग द ईयर 2020 ऑडिट फी फॉर 2019 वाज पेड, कितने का? तो भाई जो ऊपर ऑडिट फी है ना, ऑडिट फी यहाँ देखो कहीं लिखा है, ये कितना है? ये किन सी ईयर का है? करेंट ईयर का। ये कौन से ईयर का है? करेंट ईयर का। तो ये पेड नहीं है। और जो रिसिट एंड पेमेंट में दिखाओगे वो कितना दिखाओगे? वो कौन सी ईयर का दिखाओगे? वो मतलब क्लियर करके बोल रहा है। क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू 10,000। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1st of January 2020 वैल्यूड एट रुपीज 2600 एट द एंड ऑफ द ईयर। आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 2700, ठीक है। वो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, डेप्रिसिएशन निकालने की बात है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ तो आता नहीं है, उल्टा यहाँ दे रखा होगा, डेप्रिसिएशन से आपको परचेज या सेल निकालना रहेगा, ठीक है ना। एंड इन 2019 द क्लब रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 2000, तो ये लोन लिया है, कब लिया है? पिछले साल लिया है। एंड दिस लोन इज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, तो क्या करेंट ईयर में कुछ आया? पिछले साल लोन लिया था, इस साल कुछ नहीं हुआ, तो फिर एज इट इज इसका मतलब नहीं है रेसिट एंड पेमेंट से, बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड कब का है? करंट ईयर, यानी क्लोजिंग बैलेंस है 1600। ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या? ओपनिंग बैलेंस दिया है? नहीं है ना, यही तो है तुम्हारे सामने, कहाँ क्वेश्चन, यही तो है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है सर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जस्ट रिवर्स एडजस्टमेंट की बारी है अब, ठीक है। तो रिसिट एंड पेमेंट बनाने के लिए सबसे पहला हमें रिसिप्ट में जाना है। रिसिप्ट में क्या मिल रहा है बेटे? इनकम से ही तो रिसिप्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या मिला? सब्सक्रिप्शन। आई डिस्कस अबाउट दैट। ये क्वेश्चन इजी है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि बस रिवर्स से तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, बस वही चलाना है मेरे को। सब्सक्रिप्शन कितना है? 7,500 रुपए। अब आप देखो कैश में कितना सब्सक्रिप्शन मिला, ये तो करेंट ईयर की इनकम है ना, कैश या नॉन कैश फर्क नहीं पड़ता, करेंट ईयर का है। लेकिन हमें क्या निकालना है? रिसीट एंड पेमेंट में क्या जाएगा, और रिसीट एंड पेमेंट में कौन सा अमाउंट जाता है? जो कैश में रियलाइज हुआ हो।
एक बात बताओ, पिछले साल के एंड में अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंट ईयर में मिला होगा? हाँ, तो इसे क्या कर देंगे हम? ऐड। और पिछले साल एडवांस मिला है तो क्या दोबारा मिला होगा कैश? इसे क्या कर देंगे? माइनस। लास्ट, अच्छा करेंट ईयर में एडवांस मिला है तो क्या कर देंगे? ऐड। कैश आया ही तो है, वही तो निकालना है, और करेंट ईयर में मिला ही नहीं है तो क्या कर देंगे? अब ये 7500 में ये प्लस माइनस करके तुम्हारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश आ जाएगा। हो गया काम सब्सक्रिप्शन का? बोलो। एंट्रेंस फी कितना लिखा है बेटा? क्या तुम्हारे सामने कोई और भी लाइन है जो एंट्रेंस फी को रिफ्लेक्ट करती हो? पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ है? नहीं है। तो क्या करोगे? मान लोगे करंट ईयर में रिसीव है, सीधा सीधा छाप दोगे। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर कितना है बेटा? कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या इसके बारे में? ये भी सीधा लिख देंगे। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट, इसमें भी कुछ नहीं दिया, ये भी सीधा आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे वो बाद में देखेंगे। अब आते हैं एक्सपेंडिचर से। पहला क्या है? सैलरीज। कितना है बेटा करेंट ईयर की सैलरी? लेकिन ये करेंट ईयर का एक्सपेंडिचर ये कैश में हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? हम कैश वाला निकालना, हमें रिसीट एंड पेमेंट में क्या दिखाना होता? कैश कितना आया, कैश कितना गया। तो कैश कितना गया सैलरी के नाम से? 4750 जो था उसमें देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर में पे हुआ होगा? करेंट ईयर में। तो करेंट ईयर में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम कैश निकाल रहे करेंट ईयर का। और ये जो इस साल में आउटस्टैंडिंग है ये क्या हो जाएगा? सर ये पे नहीं हुआ है, कैश नहीं गया, क्या कर देंगे? माइनस कर दो, काम खत्म। तो अपने पास आ जाएगा सैलरी वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्या था बेटे? जनरल एक्सपेंस। जस्ट उसके बाजू में लिखा है जनरल एक्सपेंसेस जो है प्रीपेड है 60 रुपए का, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। प्रीपेड कैश जा ही तो रहा है, कैश जा ही तो रहा है, ऐड करोगे ना। क्लियर? उसके बाद क्या है बेटा? ऑडिट फी। उसके लिए तो बढ़िया सा लाइन लिख रखा है, कहता है करेंट ईयर की ऑडिट फी थी ना वो अभी भी अनपेड है, और करेंट ईयर की ऑडिट फी यही तो लिखी होगी 250 रुपए, ये अनपेड है तो ये माइनस हो जाएगा, बचा जीरो। और पेड कितना है? 200 पिछले साल वाला, तो वो 200 लिख जाएगा, क्योंकि आप कैश पेमेंट निकाल रहे हो, आपको मतलब नहीं करेंट ईयर की इनकम एक्सपेंडिचर से कैश कितना आया कैश कितना गया उससे मतलब है। ठीक है ना? इतना बोलो। आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, कोई ये लाइन लिखी थी या इसके बारे में? छप जाएगा सीधा। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, कोई लाइन नहीं है यार। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, कुछ नहीं है, कोई लाइन नहीं है, सीधा आ जाएगा। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, सीधा आएगा। है एडजस्टमेंट? बैंक लोन है तो रेट नहीं है ना, रेट नहीं है ना, रेट नहीं है तो बैंक लोन है, बिल्कुल सही बेटे, लेकिन वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो वी कांट गो फॉर दैट, वो सीधा ले आएंगे। अच्छा डेप्रिसिएशन लाएंगे ना, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, उससे कोई मतलब नहीं है कैश का। ये रिसीट एंड पेमेंट में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नॉन कैश है इसलिए नहीं आएगा। तो अभी देखो अपने को क्या करना है ना, अब देखो यहां से उठाना, जो भी उठाना डायरेक्ट पॉइंट हो गया, सब्सक्रिप्शन का काम तमाम कर दिया हमने। सीधी बात है ना, देखो ऐसे ही समझ में आ जाना है यार ओरली, अभी बाद में देखेंगे क्या करना है। सैलरी और ये वाला पैराग्राफ पूरा आपने निपटा लिया है, डिस्कशन करके बात नहीं। नेक्स्ट, द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड, कितने का? पहले से ही है ना आपके पास। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी, कितने का बेटा? एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन कितने का है? अरे वाह, 2600 में से 300 का डेप्रिसिएशन लगाया तो कितने का हो गया? 2300। और बच कितना रहा है? तो क्या हुआ डिफरेंस? 400। क्या किया होगा? परचेज। परचेज है तो कहां जाएगा? पेमेंट में। ये हिडन एडजस्टमेंट था भाई, तेरे पास 2600 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, तूने 300 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, बचना कितना चाहिए? 2300। बच कितना रहा है? 2700। तो 400 जो एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ वो क्या है? वो परचेज ऑफ इक्विपमेंट आ जाएगा। सर इसके अलावा लोन की जो बात है उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। सो मेरे हिसाब से मैंने आपको जो इलेबोरेशन दिया है उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, याद रखना। ठीक है? और ये क्वेश्चन इजी है यार, मैं बता तो रहा हूँ, जस्ट रिवर्स गियर लगाना है। ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वर्किंग नोट बोल रहा हूँ कर लेना। ये देखो
वर्किंग नोट मैंने बनाना था लेकिन बनाया नहीं, तो अब तुम्हें बना लेना है। कैसे बनेगा सर? ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन, कितना आ रहा था 2300, क्लोजिंग बैलेंस और जो बैलेंस आ रहा था 2300, डिफरेंस कितना है 400। तो बना लेना इसको। और बैलेंस शीट, अब जब इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट दोनों तुम्हारे सामने रेडी है तो बैलेंस शीट में तो इश्यू नहीं आएगा ना। फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो रेफरेंस के लिए। क्वेश्चन तुम्हें करना है, तुम्हें ये रेफरेंस दे रहा हूँ। और स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि दिक्कत है तो मैंने इसको डिटेल में इलेबोरेट करके यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। वो उनके लिए था जो लास्ट मिनट बिना पढ़े जा रहे हैं केवल एग्जाम देने, नॉट फॉर आर स्टूडेंट्स। वो तो पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो नहीं पढ़ के जा रहे थे। वो मुझे लास्ट मिनट में बोले भाई एक हफ्ते पहले कुछ बच्चों का कॉल आया मेरे पास, सर मुझे इस क्वेश्चन का अगर वीडियो प्रोवाइड कर दो। आई वॉजंट नोइंग कि वो कौन से बच्चे हैं, बट ठीक है, मैंने कहा चल भाई रिकॉर्ड कर लिया, क्लास में अपलोड कर दिया, तो वो उनका भला हो गया। तो यू कैन टेक द एडवांटेज फ्रॉम दोज वीडियोज एज वेल। अगर आपको अभी भी दिक्कत लग रही तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है ना। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप इसको अपने से करो, ये इजी है। रिवर्स एडजस्टमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। और अगर ये इजी है तो सर अगला वाला जो पगला है वो भी तो इजी है, ये तो और इजी है सर, ये क्यों इजी है? अब आप बताओ इसमें क्या रह गया है। बैलेंस शीट आपके स्क्रीन पे है, इनकम एक्सपेंडिचर आपके स्क्रीन पे है, आपको करना क्या है? मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी थी। अब जब सब कुछ आपको बना के दे दिया तो उसमें से आपको केवल कैश कैश खेलना है ना बस। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या पंगा होता है बेटा, वो तो शुरू में ही पढ़ रखा